चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूटीन डिस्क्लेमर बता दूं कि जो अगर आपने प्लेलिस्ट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले का टॉपिक क्या था, इसके बाद का टॉपिक क्या था, ये कौन सा चैप्टर है एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड मोर ओवर उससे आपकी कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग होगी, सीक्वेंस क्लियर होगा, फ्लो बनेगा एंड अंडरस्टैंडिंग भी शार्प होगी। ये सारी बातें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी फ़िलहाल टॉपिक पे आइए। टॉपिक है आपका मैचिंग टाइप प्रॉब्लम्स। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में तरह तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो मैकेनिक्स में होती हैं उनकी डायमेंशंस हमने निकाल ली थी, काफ़ी सारी की निकाल ली थी, काफ़ी सारी की नहीं भी निकाल ली थी। एंड इस टॉपिक में यू कैन से जो सब टॉपिक होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है या जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो यही है। कारण ये है कि ये ना ज़्यादा मुश्किल कैटेगरी में है, न ज़्यादा इजी कैटेगरी में है। इसमें एग्जामिनर का जो फ्रेम ऑफ मेकिंग होता है क्वेश्चन को सेट करने का, वो ये होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान ना किया जाए। बच्चों को एक मैचिंग दी जाए, उसके कॉलम 1 में 4-5 क्वांटिटी बना के दे दी जाएंगी, लिख के दे दी जाएंगी, और दूसरे कॉलम में उनकी डायमेंशंस होंगी, ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड मैचिंग करनी होगी। उससे उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। कोई एडवांस सेक्शन नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। रिवीजन पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है, सारा थ्योरी इसमें रिवाइज हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये नंबर जो 41 लिखा है न जाइए इस पर। नंबर जो है ये किसी और असाइनमेंट का हो सकता है। आपको इस क्वेश्चन को टारगेट करना है। इसका आंसर और इसका सल्यूशन यहाँ पर है, जो कि आपको अभी नहीं दिख रहा है। पहले आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। जो अगर थोड़ा बहुत भी आपको आता है पहले से, ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। रिसेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली लेटेस्ट है, 2025 का है। आप इसे करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कितना आता है। बाकी अगर नहीं भी कर पा रहे तो मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इसका आंसर आपको दिखला दूँ। ये देखिए, इसका आंसर आएगा 4th ऑप्शन। डूइंग दिस क्वेश्चन इज़ नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे करते हैं, दिस इज़ अनदर थिंग, वो भी आपको जाननी होगी। आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन को देखना है, क्वेश्चन तो बाद में देखना है। मोस्टली मैचिंग टाइप क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी चारों को मैच नहीं करना होता है। कोई 2 को कर लेते हैं तो 99% बात बन जाती है। कभी कभी तो एक को ही कर लो, उससे ही बात बन जाती है। किसको सबसे पहले आपको टारगेट करना होता है? आपको वो देखना होता है जो यूनिकली मैच हो रहा है। व्हाट इज इट मीन? जैसे यहाँ ए को देखें आप, तो ए ऑप्शन 1 में 1 से है और ऑप्शन 2 में 2 से है, लेकिन ऑप्शन 4 को देखें तो उसमें भी 2 से है। इसको आप ना पहले चेक करें, पहले वो देखें। बी हो सकता है, सी या डी हो सकता है, जो हर में अलग अलग है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बी को देखें तो क्लियरली समझ पाएंगे कि पहले में 3rd से है, दूसरे में 1 से है, तीसरे में 2 से है, चौथे में 4 से है। तो अगर हम इन चारों को ए बी सी डी को चेक करने के बजाय सिर्फ बी को पहले ही चेक कर ले तो बाकी करने ही नहीं होंगे, उससे ही क्लियर हो जाएगा। अब आप बी में देखें है क्या। बी में है टॉर्क। टॉर्क की डायमेंशन आपको केवल फाइंड करनी है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन का यही मीनिंग है। इतने बड़े झाम का फाइनल कंक्लूजन ये निकला। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है कि टॉर्क की डायमेंशन यहाँ निकालनी है, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में बता दिया था कि जो टॉर्क होता है, जो वर्क होता है, जो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वगैरह वगैरह, ये सब सेम डायमेंशन के होते हैं। ये एक ग्रुप होता है। मैंने ऐसे ही आपको बताया है कि डायमेंशन वाले चैप्टर में आपको किसी एक क्वांटिटी की डायमेंशन याद नहीं करनी है, आपको ग्रुप समझना है। एक पर्टिकुलर डायमेंशन में कितने क्वांटिटीज़ का ग्रुप बनता है। इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आप आसानी से दिमाग में सेटल कर पाएंगे। तो टॉर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन mL/T-2 होता है। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, चलिए दिखा देता हूँ। W या टॉर्क या एनर्जी F/R कहा जा सकता है। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है। फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2। ये है m मास इंटू एक्सेलरेशन। देन इसके बाद r ये L ही है, mL/T-2। ये फाइनली
टॉर्क का या वर्क का डायमेंशन है, जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड वाले में एक आपको मिलेगा। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर ml/t-2 ml/t-2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपका टॉर्क ml/t-2 फोर्थ से, बी जो है फोर्थ से मैच करेगा, बी जो है फोर्थ से मैच करेगा। अब आप देखें ऐसा कौन सा आंसर है जहाँ बी 4 से मैच कर रहा है। यहाँ 3 में नहीं कर रहा है, यहाँ इस पे कर रहा है, सो यही करेक्ट है। इस तरह से कम समय में इस तरह के क्वेश्चन डील किए जा सकते हैं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन टारगेट करें। कोई भी ले सकते हैं, चलो इसको ही ले लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा, मैचिंग करनी है आपको। ये टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दीज 4 क्वांटिटीज यू हैव टू टारगेट एंड फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ईच, देन मैच इट आउट। बट बेटर विल भी कि आप सारी ना करें, कुछ सिलेक्टेड कर ले। जैसे टॉर्क तो आपने अभी अभी किया, तो ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे देखो अलग लिखा है। यहाँ सेकेंड वाले में ml/t-2 लिखा है। अच्छा हाँ, पहले मैं इसका आंसर दिखा देता तो सही रहता, क्योंकि हो सकता है आपने इसको सेल्फ प्रैक्टिस करी हो। तो इसका आंसर देख लो क्या आएगा। इसका आंसर आएगा सी मतलब ये वाला। अब सोल्यूशन पार्ट की बात कर रहे थे हम। ए का यहाँ पर सेकंड से मैचिंग हो जाएगा। मैं ए के आगे सेकंड लिख देता हूँ। स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो आपको यहाँ पसंद है किसी एक को आप कर ले। अच्छा पहले इसकी बेसिस पे देखें कौन कौन सा एलिमिनेट हो सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन पर मैं यहाँ ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, एग्जाम में भी ऐसा ही करना होता है, क्योंकि वहाँ कम समय में मैक्स आउटपुट चाहिए होता है। स्पीड भी देखनी होती है, एक्यूरेसी भी देखनी होती है। सो ए का 2 अगर सही है, इस बेसिस पे ये 2 ऑप्शन डिलीट किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो थर्ड से और ए यहाँ 4 से मैच हो रहा है। सो दे कैन नॉट बी करेक्ट, आइदर विल बी सी और डी विल बी करेक्ट। नाउ आउट ऑफ सी एंड डी हाउ वी कैन डिफरेंशिएट एनी वन ऑफ द क्वांटिटी यू कैन कैलकुलेट। अब आप यहाँ देखो ध्यान से कि अगर आप डी पर टारगेट करते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन देखते हो, तो ये मूर्खता होगी, टाइम किलिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप निकाल भी लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर बी या सी को टारगेट करें, जो आपको आसान पड़ जाए। यहाँ स्ट्रेस बच्चों को ज़्यादा इजी पड़ता है, इसलिए मैं वही कर दे रहा हूँ। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का सिंबल मोस्टली सिग्मा होता है। सिग्मा यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज नथिंग बट ये होता है ml/t-2 एंड डिवाइडेड बाई एरिया, ये होता है L2। सॉल्व करें आप इसे, ml-1 t-2 आ जाएगा। अब आप देखें ये कहाँ पर अवेलेबल है, ml-1 एंड t-2, ये यहाँ मुझे दिख रहा है, फोर्थ में मुझे दिख रहा है, तो ये फोर्थ हो गया। अब आप देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बी को 1 से मैच कराया है, बट बी का मैचिंग 4 से होगा, जो कि सी ऑप्शन में है, लिहाजा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ मूविंग फर्दर, ये आप अगला मैचिंग टारगेट करें। यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, वही सेम बात, पैटर्न वही है सारे क्वेश्चन का। मैंने कहा आपको एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिलेंगे। तो ये आपका मैचिंग है, यहाँ पे 4 क्वांटिटीज़ हैं और आपने इनको मैच करना है। एक बार ऑप्शन पर निगाह दौड़ाएं। पहले मैं आंसर आपको बता दूं, अगर आपने प्रैक्टिस किया है या कर रहे हैं तो पहले आप आंसर को मैच करा लें। ये आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन ये वाला। ठीक, अब सॉल्यूशन पार्ट की बात करते हैं। कैसे करते हैं, आप पहले ऑप्शन को ध्यान दें। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो यूनिकली मैच हो रहा है, जो हर ऑप्शन में अलग अलग हो, D1 D2 D4 नहीं चलेगा। ये ए भी आपका 2 बार है, जैसे कि यहाँ पर A1 से है और यहाँ भी A1 से है, ये भी नहीं चलेगा। ऐसे बी से भी बात नहीं बनी, सी से भी बात नहीं बनी, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा 2-3 निकालने पड़ सकते हैं। काम करते हैं, पहले ए को टारगेट करते हैं, यंग मॉडुलस। ये मैंने क्यों टारगेट किया, अभी अभी मैंने स्ट्रेस का निकाला, लास्ट सेशन में मैंने बताया था। स्ट्रेस कह लो, चाहे यंग मॉडुलस कह लो, चाहे बल्क मॉडुलस कह लो, चाहे प्रेशर कह लो, फोर्स अपॉन एरिया होता है ml-1 t-1 नहीं, -1 तो विस्कोसिटी होता है, -2 होता है। तो यहाँ पे आपका
एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज़ फॉर स्ट्रेस या यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, यानी कि मैचिंग विद, चेक इट आउट, एम एल माइनस वन टी माइनस टू थर्ड से जाके ये मैच होता है। तो मैंने ए के पास में 3 लिख दिया है, ये मैंने 3 लिख दिया है। और अब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करेंगे। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया था। ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो प्रेशर इनटू टाइम होता है। तो T-2 यहाँ पर है और एक T मल्टीप्लाई करें तो T-1 आ जाएगा, ml-1 T-1, ये विस्कोसिटी हो गया। ये आप देखें कहाँ पर लिखा हुआ है, ml-1 और T-1 यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 में लिखा हुआ है, बी का मैचिंग 1 से हुआ। मुझे लग रहा है इतने से ही बात बन जाएगी। हालांकि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम ये सब भी मैंने आपको बताए हैं, अच्छे से बताए हैं, बस पिछले वीडियो में बताए हैं अभी। लेकिन देखते हैं क्या आंसर आ गया है। ए थर्ड की बेसिस पर आप यहाँ पर कहेंगे कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बस मुझे लग रहा है यहीं से आंसर आ गया था। मैं अननेसेसरी देखा जाए तो बी को निकाला, ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर ए का आंसर थर्ड से मैचिंग बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप चाहो तो बाकी भी चेक कर लो, जैसे बी 1 से है, देखो बी 1 से है, सी और डी अगर निकालोगे तो ऐसा ही आएगा जैसा यहाँ दिया है। आप फर्दर चेक कर सकते हैं। चलो अगला मैचिंग है, ये आपके पास है, सेम पैटर्न है, सेम वे ऑफ डूइंग होगा। पहले आपने कैलकुलेशन करनी है, प्रैक्टिस करना है, आंसर देखना है, मैच कराना है। टैली कराइए, मैं आंसर डिस्प्ले करा रहा हूँ। ये रहा इसका आंसर 19, ऑप्शन नंबर बी, दिस वन विल बी योर फाइनल आंसर। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? यहाँ पर फिर से वैसे ही देखें, क्या 1-2 को ही करके बात बन जाएगी, ABCD चारों को न मैच कराना पड़े तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ए हर ऑप्शन में अलग अलग है, दूर से दिख रहा है A1 2 3 4, बस ए को ही टारगेट कर लो, बाकी करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट ये मैं आपको बहुत लंबे समय पहले बता दिया था, मतलब प्रीवियस वीडियो शायद या उसके प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। एल और प्लैंक कांस्टेंट ये बराबर होता है, ये MVR के बराबर होता है, ये आपका ये एनर्जी इंटू टाइम के बराबर होता है। तो ml2T-2 कुछ लोगों को याद होता है, ये एनर्जी का डायमेंशन होता है। मल्टीप्लाइड बाय अगर T कर दें तो ml2T-2 ये जो आ रहा है ये ही है डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट कह लो चाहे एंगुलर मोमेंटम कह लो। इसे अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, m की जगह m कर दो, v की जगह L/T कर दो, r की जगह आप l कर दो, तो ये ml2T-2 अगेन सेम रिजल्ट आएगा। अब मैच कराएं, कहाँ लिखा है ऐसा कैसा, ml2 एंड देन T-1, ये लिखा है यहाँ पे ml2T-1, ए मैचिंग विद थर्ड, ए मैचिंग विद थर्ड, मैंने ए के बगल में 3 लिख दिया है। और अब हम देखेंगे कि कौन से इन ऑप्शंस में ऐसा है जहाँ ए का थर्ड से मैचिंग हो रहा है। ए का थर्ड से मैचिंग यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, बी से हो रहा है, तो बी करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पर सेम रिजल्ट है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। फोकस डायमेंशन पे नहीं है, फोकस यूनिट पे है, बट बात मोर और लेस वही है। मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ कि अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशन m की पावर x, l की पावर y एंड t की पावर z है, देन उसका जो यूनिट होगा वो आपका kg की पावर x, मीटर की पावर y, सेकंड की पावर z होगा। मैं SI यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर CGS यूनिट की बात करनी होगी तो kg नहीं होगा, g होगा, m नहीं होगा, cm होगा, एंड सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा। वट एवर द सिस्टम ऑफ यूनिट आइदर MKS और SI और CGS। नाउ हम यहाँ पर करेंगे इसका एनालिसिस, सबका डायमेंशन एंड देन आफ्टर सबकी यूनिट। पहले मैं आंसर डिस्प्ले करा दूँ सो दैट अगर आपने किया है तो आप मैच करा लें। ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन बी, दिस वन। चलिए एक बार फिर से वही वाली बात कर लेते हैं कि देख लेते हैं कोई ऐसा आउट ऑफ ABCD तो नहीं है जो यूनिकली मैच हो रहा है। जैसे कि यहाँ अगर हम ए को देखें तो 2 ऑप्शन में है जो सेम मैचिंग दे रहा है, और अगर बी को देखें 3 4, ये 3, ये भी चेक नहीं कर सकते, ये भी इकलौता ऑप्शन नहीं है जिसको चेक करें तो बात बन जाएगी।
ये आपका सी यूनिकली मैच हो रहा है या नहीं, ये भी यूनिकली मैच नहीं हो रहा है, यहाँ भी C1 है, यहाँ भी C1 है। और डी की बात करें तो यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी, मतलब एक को निकाल करके बात नहीं बनेगी, एक से ज़्यादा निकालने पड़ेंगे। तो फिर ठीक है, हम पहले एक को ही टारगेट कर लेते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मैंने आपको ये प्रीवियस सेशन में बताया था। सरफेस टेंशन कह लो या स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो, दोनों एक ही बात होती हैं, डायमेंशनली इक्वल होते हैं। F/x इनका होता है फार्मूला। नाउ अगर हम डायमेंशन की बात करें तो F की जगह MLT-2 आएगा एंड डिवाइड बाई L आएगा। ये सॉल्व करेंगे, MT-2 आएगा। कुछ लोगों को डायरेक्टली याद होता है, हो सके तो आप भी याद करें। अब हम यूनिट की बात करेंगे तो M की जगह kg और T की जगह सेकंड, kg देन सेकंड की पावर -2। ये इधर मैच बनेगा, ये आपका 4 से मैच बनेगा, A का मैच 4 से बनेगा। मैंने A के बगल में 4 लिख दिया। अब हम यहाँ पर बात कोई और एक क्वांटिटी की कर लेते हैं जो आपको सबसे आसान लग जाए। मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ प्रेशर की। प्रेशर सबसे आसान तो नहीं है, सबसे आसान इम्पल्स है, इसकी कर लेते हैं। इम्पल्स का फार्मूला वही होता है जो मोमेंटम का होता है। मोमेंटम P बराबर इम्पल्स I बराबर M इंटू वी। M यानी कि kg एंड v मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो पहले डायमेंशन निकाल सकते हैं, m देन L/T। तो MLT-1 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम एंड द यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड, या यू कैन से kg देन मीटर देन सेकेंड की पावर -1। ये आप अगर देखो ध्यानपूर्वक तो आपको 1 2 2 में दिखाई देगा, ये आपको 2 में दिखाई देगा। तो इसका मैचिंग, इम्पल्स का मैचिंग, डी का मैचिंग आपका होता है जाके 2 से। हो गया ये 2 से। क्या अब आप आंसर कर सकते हैं? ए का 4 आ रहा है, यहाँ नहीं है, रॉन्ग हो गया, यहाँ नहीं है, रॉन्ग हो गया, ये 2 रॉन्ग हो गए। अब हम बात करेंगे डी की बेसिस पर। डी का 2 है, डी का 2 यहाँ नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। डी का 2 ऑप्शन बी में है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट मैचिंग। नेक्स्ट मैचिंग सेम पैटर्न आपने पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, इसका फिर आंसर टैली कराना है। मैं आंसर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख लीजिए इसका क्या आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर 12th ए, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए सोल्यूशन पार्ट एक एक कोई पकड़ लेते हैं। पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कोई एक ही अगर ऐसा हो जिसको कर लें और आंसर आ जाए तो बेहतर होगा। मुझे अभी तक ऐसा नहीं दिखा है, सी में दिखा है मुझे। सी यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, हर एक में अलग अलग है। डी में भी अलग अलग है, 3 4 2 1। तो आप ए और बी को कैलकुलेट करने के बजाय बेहतर होगा कि आप सी और डी निकालें। सी और डी में जो आपको आसान लग जाए, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सबसे आसान पड़ता है बच्चों के लिए। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है, ये mr² होता है। फार्मूला m को m लिखते हैं, r को l लिखते हैं, ml²। ये आपका थर्ड ऑप्शन में बना है, दिखा है, तो डी का थर्ड हो जाएगा। और डी थर्ड से अगर मैच हो रहा है, इस आधार पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, होगा क्या? ऑप्शन ए होगा, पिक्चर क्लोज होगी, एंड हो गई। इस तरह से बहुत जल्दी में आप चाहें तो क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होता है। अब आपके पास में अगला प्रश्न है, इसको आप अटेम्प्ट करें, खुद से करें, फिर आंसर मैच करें। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये रहा ऑप्शन ए। कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन, बट उसके पहले सेम एक्टिविटी ऑप्शंस आप चेक करें क्या ऐसे हैं कि एक को ही करने से बात बन जाए। यहाँ पे ए का 3 से मैचिंग 2 बार हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। इसको पहले आप ना अप्रोच करें। आप बी को देखें, यहाँ पे भी 2 बार है, इसको भी पहले अप्रोच ना करें। यहाँ सी में 2 बार एक जैसी है, इसको भी ना अप्रोच करें। डी में भी 2 बार हो रहा है, इसका मतलब फिर अब इस बार आपको एक से ज़्यादा चीज़ों को चेक करना होगा, थोड़ा समय लग जाएगा। टॉर्क ये मैं आपको पहले ही बता दिया, ML/T-2 होता है, दोबारा नहीं निकाल रहा मैं, यहाँ लिखा हुआ है ML/T-2। लिहाजा डी जो ए है वो थर्ड से मैच कर जाएगा। ए जो है वो
थर्ड से मैच कर जाएगा। इम्पल्स वो भी मैं अभी अभी निकाला, ये मोमेंटम होता है, m(L(t)-1 होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, m(L(t)-1 होता है। तो m(L(t)-1 1 है। क्या इतने से आंसर आ जाएगा? A3 एंड B1। A3 ये यहाँ है और यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब हम बी के बेसिस पर बात करेंगे। तो B1 से मैचिंग हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो गया, लिहाजा ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पहले आप इसे करें, ये वाले को करें 34। यहाँ पे आपको पहले मैं आंसर दिखा दूँ, आंसर बता दूँ, ताकि अगर आप कर रहे हैं तो मैच करा लें। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 1। ये भी एक्सट्रीमली रिलेटेड क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, और इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। कैसे है ये बाद में, पहले एक चेक करें क्या यूनिकली मैच हो रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस। तो ए यहाँ पे 4 से, A2 से, A3 से, A1 से सब अलग अलग है। ए को ही केवल चेक कर लें, बाकी की नीड ही नहीं पड़ेगी। ए पे क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन इन शॉर्ट इतना बड़ा नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बतानी है, दैट्स इट। वो बता दिया आपने तो समझ आ जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट आने वाली है, जो डायमेंशन आने वाली है, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे याद भी कर लें। बहुत पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। F=G(m1m2/r²। नॉर्मली लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा एक फार्मूला और होता है G(m1m2/r², उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हर उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की प्रेजेंस देखते हैं। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं। आज मैं कुछ नया करता हूँ, आज मैं इसे यूज़ करता हूँ। इसे यूज़ करने से एक और फ़ायदा होगा कि कभी कभी बच्चों से पूछते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन बताइए। बच्चे न जाने क्यों कैलकुलेट करने लग जाते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन पूछा गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाद में है, पहले एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन वही होगी जो एक्सेलरेशन की होगी, यानी कि डी एक्सेलरेशन L(t)-2 1 से मैच करेगा। देख लें क्या इतने से ही आंसर तो नहीं आ जा रहा है। डी का 1 होगा, डी का 1 ये दो ऑप्शन में है। फिलहाल आंसर तो नहीं आ पाया है, अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा अभी और सॉल्व करना होगा। तो हम कैपिटल जी की डायमेंशन निकालने पर टारगेट कर रहे थे, कुछ नया कर रहे थे, इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे थे। लोग इसको करते हैं, आप भी कर सकते हैं। लोग तो इसको नहीं करते, आप इसको भी कर सकते हैं। हम इसको कर रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है ज़्यादा आसान बन जाएगा। स्मॉल जी की जगह L(t)-2 रखना है, जी हमें निकालना है, m की जगह m रखना है, r की जगह l रखना है। नाउ आप इसे सॉल्व करें तो जो कैपिटल G का वैल्यू आएगा सर, आप एक बार मिलाएं तो m पे +1 नहीं आएगा, -1 आएगा, l की वैल्यू 3 आएगी और t की वैल्यू -2 आएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे पूरा याद कर लें, लेकिन एटलीस्ट इतना याद कर लें या दिमाग में रफली सेट कर लें कि ज़्यादातर क्वांटिटीज़ में m की पॉजिटिव डायमेंशन आती है, बट यहाँ -1 आई है तो g में नेगेटिव डायमेंशन होती है विद रिस्पेक्ट टू m। तो अगर आपके दिमाग में इतना है तो आप घंटों का समय न लगाते हुए ऑप्शन पर एक नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे ये वाला जो ऑप्शन है ना सर, यही m- में है। तो जैसे आप ये पूरा क्वेश्चन देखते और फिर ऑप्शन देखते तो पता लगाते कि ए सब में अलग अलग है, और ए यहाँ पे 4, 2 और 3 और 1 है। केवल ए से हमें मतलब रखना है, पूरी मैचिंग से मतलब नहीं रखना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमें इनडायरेक्टली डायमेंशन बतानी है और वो भी पूरी नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि हमें याद है, यहाँ पूरी याद नहीं है, लेकिन ये अगर याद है कि m पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो इन 3 ऑप्शन में है ही नहीं, केवल यहाँ है। तो a का मैचिंग बन गया जाके 4 से, और जैसे ही a आप समझे कि 4 से होगा, ये नहीं हो सकता, ये 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से कूड़े के भाव इस तरह के क्वेश्चन को निपटा सकते हैं आप। आगे एक और क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, आप उसे कर सकते हैं। ये भी एक्सट्रीमली लेटेस्ट है, 2025 का है। आंसर मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, आप प्रैक्टिस कर लिए हो तो मिला लो। ये लो, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर 3। डूइंग प्रोसीजर सिमिलर वे, यू हैव टू चेक आउट वेदर एनी ऑप्शन जिसमें यूनिकली मैच हो रहा हो। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस बार ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है
जहाँ अलग अलग यूनिकली मैचिंग हो। ए 2 जगह 4 से मैच हो रहा है, बी 2 जगह 2 से मैच हो रहा है, सी 2 जगह 4 से मैच हो रहा है, डी 2 जगह 1 से मैच हो रहा है। इसका मतलब इतना आसान नहीं बनेगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन क्वांटिटीज बहुत आसान है, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² आपने अभी अभी निकाला था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml², मतलब टी नहीं आ रहा ना, तो टी की पावर 0 ये यहाँ पर है ml² t0। तो डी का जो मैचिंग है, जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है ml², ये थर्ड से मैच करेगा। ये थर्ड से मैच करा दिया मैंने। इसके बेसिस पर एलिमिनेशन को अगर आप एक्टिवेट करें तो डी थर्ड लीजिए भाई, कहानी ख़त्म हो चुकी है, ज़रूरत नहीं पड़ी, समय ज़्यादा नहीं लगा, एक से ही बात बन गई। थर्ड में ही है ऐसा कैसा कि D3 से मैच हो रहा है, इसलिए ये करेक्ट हो गया। पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। एक और क्वेश्चन है, वो भी है आपकी स्क्रीन पे, आप चाहें तो कर सकते हैं। 2024 का है, थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा ही पुराना है भाई, सालों पुराना नहीं है। इसमें मैंने आंसर दिखाना होगा पहले, अगर आपने कर लिया है तो आप मिला लें। इसका सही आंसर आएगा आंसर 3, ये वाला। डूइंग प्रोसीजर सिमिलर है, देखना होगा कोई ABCD में ऐसा तो नहीं है जो यूनिकली मैच हो रहा हो। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे A वो हर एक जगह अलग अलग है, B भी हर जगह एक अलग अलग है। कोई बात नहीं, तो फिर एक को ही टारगेट कर लेते हैं। सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं। बच्चों को याद होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हालांकि याद होता है, बट सरफेस टेंशन ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा दिमाग में हिट करता है, लोगों को ज़्यादा याद होता है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये लोगों को ज़्यादा याद होता है। MT-2 होता है, L नहीं होता। जो अगर आप भूल गए तो अभी अभी तो मैंने निकाला था, F/x था ना। सरफेस टेंशन कह लो या फिर उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो, चाहे K कह लो, ये F/x होता है। MLT-2 ये होता है F का वैल्यू, और x की जगह L कैंसिल, L पे 0 पावर आएगी, L पे 0 पावर आएगी, M आएगा, T-2 आएगा। सरफेस टेंशन की मैचिंग फोर्थ वाले से बन जाएगी, B का फोर्थ से बन जाएगा, और सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, जहाँ B4 लिखा है वो और कहीं नहीं लिखा है, इसलिए ये ख़त्म हो गया। एक और क्वेश्चन था, शायद रह गया था, उसे भी कर लेते हैं। नहीं रह गया था, वो हो चुका था। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगली कहानी अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में होगी। एक फाइनल डिस्क्लेमर, फिर से वही है डिस्क्लेमर अभी भी जो पहले था। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आप देखेंगे, तो आपको समझ आएगा ये क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले का टॉपिक क्या था, इसके बाद का टॉपिक क्या था, ये चैप्टर कौन सा है, और आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी भी स्मूथ मिलेगी। सीक्वेंस से अगर आप पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट भी शार्प होगा, लर्निंग शार्प होगी। तो बार बार वही गुजारिश है क्या कि पहला वीडियो देखें और वहाँ से स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।